He is restarting the device. इसलिए आप लोगों को आवाज नहीं आ रही. Don't leave the meeting. Stay here, sir. बस अभी आ जाएंगे. All right. He has restarted his device. तो थोड़ा सा time लगेगा and he will be back. I guess sir meeting में है अभी. Check कीजिएगा sir को co-host बनाइएगा. मुनीब आप लिख क्यों नहीं रहे? आप लिखे ना बच्चे. बिल्कुल माँ, हम बिल्कुल दे सकते हैं. क्यों नहीं दे सकते? Okay, dear students, so let us resume. So the first parameter is your essay is always a short composition in prose. नसर में ये एक मुख्तसर तहरीर होती है. The next is that has a subject limited in scope. और इसका जो मौजू है वो बड़ा महदूद होता है. That has a subject limited in scope. जिससे मुराद ये है कि अगर मुझसे ये पूछा जाए पाथवेज टू पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी, कि पाकिस्तान की तरक्की के कौन कौन से रास्ते हैं, सो डियर स्टूडेंट्स, इस 2024 के टॉपिक में आप ऐसे सैकड़ों रास्ते बता सकते हैं जिन पे चल के पाकिस्तान तरक्की हासिल कर सकता है. इवन कि पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी के वो कौन कौन से रास्ते हैं, इस पे आपको लाइब्रेरीज में किताबें भी मिल जाएंगी. मगर ऐसे का याद रखें हमेशा, स्कोप दायरा कार बड़ा महदूद होता है, लिमिटेड स्कोप. यानी अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं सिर्फ 10 वो अहम रास्ते बताऊंगा जिन पे गामजन होके पाकिस्तान तरक्की हासिल कर सकता है. और वो रास्ते कौन से हैं? बाय प्रोमोटिंग एजुकेशन, तालीम को प्रमोट करना, प्रोमोटिंग एजुकेशन, बाय प्रोमोटिंग जेंडर इक्वालिटी, बाय प्रोमोटिंग इंडस्ट्री, बाय प्रोमोटिंग एग्रीकल्चर, promoting sports, promoting tourism and promoting self reliance. खुद इन्हिसारी. साथ मैंने आपको रास्ते बताए प्रोमोटिंग, यानी कि किन रास्तों पे चल के पाकिस्तान तरक्की हासिल कर सकता है. 20 भी बता सकता हूं, मगर 7 अहम जो मेरे नजदीक अहम है. और उसके बाद वो कौन से 2 रास्ते हैं जिन पे नहीं चलना? बाय इरेडिकेटिंग करप्शन एंड इरेडिकेटिंग टेररिज्म. सो डियर स्टूडेंट्स, ये वो 9 पॉइंट्स हैं जिन पे मैंने अपना पैराग्राफ डेवलप करना है मेन बॉडी में. अदरवाइज आपको इस मौजू पे कि पाकिस्तान तरक्की कैसे हासिल कर सकता है, लाइब्रेरीज में 20-20 हजार वर्ड की किताबें भी मिल जाएंगी. मगर मैंने उनमें से सिलेक्ट किए हैं सिर्फ 9 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सिर्फ 9 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. सो पाथवेज टू पाकिस्तान प्रोस्पेरिटी में मैंने लिमिटेड स्कोप दिया है अपने एसे को. यानी जो मेरे नजदीक इंतहाई इंपॉर्टेंट पाथवेज थे, हो सकता है आप किसी और एक्सपर्ट से बात करें तो उसके नजदीक कुछ और पाथवेज हो, उसकी राय मुख्तलिफ हो सकती है. सो ऑलवेज रिमेंबर कि जब आप कोई सब्जेक्ट उठाते हैं तो सबसे पहले आप उसकी निटिग्रिटीज डेफिनेशन पे जाते हैं कि ये है क्या. सो एन एसे इज अ शॉर्ट कंपोजिशन इन प्रोज दैट हैज अ सब्जेक्ट लिमिटेड इन स्कोप. ऐसे एक मुख्तसर तहरीर है नसर में जिसका मौजू इंतहाई महदूद होता है, दैट हैज अ सब्जेक्ट लिमिटेड इन स्कोप. यहां पे हमने ऐसे की जो नेचर है सबसे पहले उसको डिस्कस किया है. अब आ जाएं कंटेंट की तरफ. अगेन डियर स्टूडेंट्स, मेरी कोई हैसियत नहीं है कि जो मैं अपने मयार तय करूं.
मेरे पीछे भी बैकअप रेफरेंसेस और वो किताबें और वो एक्सपर्ट्स हैं जो कि बयान करते हैं कि आपने एस्से में लिखना क्या है। सो जिस वक्त मैंने अपना एस्से लिख के ड्यूरिंग माय टीसोल स्टडीज इन कैंटरबरी यूनिवर्सिटी यूके उन्हें लिख के चेक करवाया था, तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा था कि व्हाट इज द एम ऑफ योर एस्से, आपके एस्से का मकसद क्या है, क्यों लिख रहे हैं। हम इस जोम में थे कि चूंकि हमने सीएसएस के एस्से पास किए, हम जो लिखते हैं वो ठीक होता है। नहीं, आपके ऐसे में चंद रिक्वायरमेंट्स हैं जो इंटरनेशनल क्राइटेरिया भी मीट करती हैं। सारी दुनिया में ऐसे लिखने का यही एक तरीका है। आपका ऐसे, हर ऐसे चाहे वो कंपेटिटिव एग्जाम का है या नहीं है, वो ये 3 सवाल इनका जवाब देता है। अकॉर्डिंग टू डॉन सैच इन हिज बुक हाउ टू राइट एसेज, उसने कहा है कि आपका ऐसे अगर ये 3 नहीं तो इनमें से 2 सवालों का जवाब दे रहा होगा, अगर 2 नहीं तो 1 सवाल का जरूर जवाब दे रहा होगा। व्हाट, वाई एंड हाउ। जो ऐसे अभी मैंने आपके सामने 2024 का डिस्कस किया है, पाथवेज टू पाकिस्तान प्रोस्पेरिटी, सिंपली जो क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि व्हाट आर दोज पाथवेज, वो पाथवेज हैं क्या, वो रास्ते हैं क्या जिन पे चल के पाकिस्तान खुशहाली हासिल कर सकता है। व्हाट, उसने यहां पे आपसे मसाइल नहीं पूछे कि पाकिस्तान अभी तक खुशहाल क्यों नहीं हुआ। जो सवाल पूछा है उसका जवाब दे, व्हाट आर दोज पाथवेज। जबकि जो ऐसे आज हमने डिस्कस करना है, जो ऐसे आज हमने डिस्कस करना है अपने इस डेमो लेक्चर में, वो ऐसे है द पावर ऑफ प्रोपेगेंडा एंड मुस्लिम वर्ल्ड। ये प्रोपेगेंडा की ताकत क्या है और मुस्लिम वर्ल्ड कहां पे खड़ी है। तो इसके अंदर सवाल अब मैंने क्या पूछा है, व्हाट इज द पावर ऑफ प्रोपेगेंडा, कि प्रोपेगेंडा की ताकत क्या है। एंड मुस्लिम वर्ल्ड, तो क्या मुस्लिम वर्ल्ड पे नोट निकला है? नहीं। एंड हाउ इट इज अफेक्टिंग द मुस्लिम वर्ल्ड, कि वो मुस्लिम वर्ल्ड पे असर कैसे डाल रही है। तो यहां पे 2 सवाल हैं जिसका मुझे जवाब देना है, व्हाट इज द पावर ऑफ प्रोपेगेंडा एंड हाउ इट इज अफेक्टिंग द मुस्लिम वर्ल्ड। सलेबी जंगों से शुरू करूंगा और आज तक के किस्से फलस्तीन इसराइल तक मैं पहुंचूंगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर your essay answers these 3 questions or either of any of these 3 questions। आपका ऐसे या तो इन 3 सवालों का जवाब देता है या इन 3 में से 2 या 1 सवाल का जवाब देता है। दिस इज व्हाट आई टॉक अबाउट कंटेंट। तो सबसे पहले मैंने नेचर एंड स्कोप की बात की है। ऐसे की डेफिनेशन, नेचर क्या है, शॉर्ट कंपोजिशन इन प्रोज दैट हैज अ सब्जेक्ट लिमिटेड इन स्कोप। उसके बाद मैं आया हूं कंटेंट की तरफ कि आप ऐसे में लिखते क्या है। सवाल उसने क्या पूछा है, व्हाट, वाई और हाउ, ये सवाल उसने पूछा है। तीसरी बात, अब आ जाएं लैंग्वेज की तरफ। लैंग्वेज कौन सी यूज करनी है, कोई बहुत हाई प्रोफाइल वोकेबलरी यूज करनी है, डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज करने हैं। मेरे सामने मिशले राह है इस अमेरिकन प्रेसिडेंट का एक कोट, डोंट राइट सो दैट यू कैन बी अंडरस्टूड, राइट सो दैट यू कांट बी मिसअंडरस्टूड। इसलिए ना लिखिए कि आपकी बात मुझे समझ आए, इसलिए लिखें कि आपकी बात का मैं गलत मतलब ना लूं। यहां पे डियर स्टूडेंट्स मैं रेफर करूंगा हमारे स्टूडेंट अब्दुल्ला राजा को, ऑल्दो ही इज मास्टर्स इन इंग्लिश, उनके साथ पूरा इंटरव्यू मेरा यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। उसके बावजूद उन्होंने क्या कहा है कि लैंग्वेज इतनी सिंपल हो कि आपके अल्फाज को कोई मिसअंडरस्टैंड ना करे, लैंग्वेज इतनी सिंपल हो। डोंट राइट सो दैट यू कैन बी अंडरस्टूड, राइट सो दैट यू कांट बी मिसअंडरस्टूड। हम लोग गलती क्या करते हैं कि हम एक पेडांट, एक फिलोसफर बन जाते हैं और हमारी राइटिंग सिर्फ हाईटेक ऑडियंस के लिए होती है। याद रखें, आप रिसर्च पेपर नहीं लिख रहे, वो राइटिंग स्टाइल डेवलप ना करें। आप कॉन्फ्रेंस पेपर नहीं पढ़ रहे, वो राइटिंग स्टाइल डेवलप ना करें। गो फॉर सिंपल एकेडमिक इंग्लिश जो कि जर्नल पब्लिक के लिए लिखी जाती है। आपके ऑडियंस हाईटेक ऑडियंस नहीं है जो पीएचडी डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, साइंटिस्ट हों। आपके ऑडियंस जर्नल पब्लिक है, या वो इंग्लिश का प्रोफेसर है जो आपकी मेडिकल टर्मिनोलॉजी से वाकिफ नहीं है,
ये वो इंग्लिश का प्रोफेसर है जो आपकी पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस के जार्गन से वाकिफ नहीं है, इसको इंग्लिश लैंग्वेज का पता है। आप कॉग्निटिव स्किल्स की जगह अगर मेंटल कैपेबिलिटी लिखेंगे तो उसको समझ आएगी। तो जार्गन इस्तेमाल ना करें, सादा लिखें, टू द पॉइंट लिखें। जनरल ऑडियंस, और जनरल ऑडियंस क्यों कही जाती है? क्योंकि ब्यूरोक्रेट बन के भी आपने जनरल पब्लिक को सर्व करना है। सो लैंग्वेज में सिंप्लिसिटी ऑफ एक्सप्रेशन, ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट एसे राइटिंग की है। डोंट गो फॉर जार्गन्स और टेक्निकल टर्म्स। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने इस पहले मरहले में जो बातें की हैं वो क्या है? नंबर एक, द नेचर ऑफ एसे, शॉर्ट कंपोजिशन, प्रोज, लिमिटेड स्कोप। दो चीजें याद रखनी है, शॉर्ट कंपोजिशन, लिमिटेड स्कोप। दूसरी बात, कंटेंट लिखना क्या है, व्हाट, व्हाई और हाउ। तीसरी बात, लैंग्वेज इतनी सिंपल जिसको कोई मिसअंडरस्टैंड ना करे, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। अब आ जाएं आप जरा एग्जामिनेशन की इंस्ट्रक्शंस की तरफ। इंस्ट्रक्शंस में इन तमाम बातों का एक क्रक्स और एक रिप्रेजेंटेशन दी गई है। उसने एक पूरा स्केच बना दिया। क्या कह रहा है एग्जामिनर? मेक एन आउटलाइन एंड राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव एसे 2500 to 3000 words on any one of the given topics, किसी एक टॉपिक पे। मजीद इंस्ट्रक्शंस क्या है? मेक श्योर यू यूज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेस। तो ख्याल करें कि आपने मुख्तलिफ अंदाजे बयान इस्तेमाल करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्सपोजिशन जहां पे तफसील दरकार है, एक्सप्लेन करना है। आर्गुमेंटेशन जहां पे दलील चाहिए। डिस्क्रिप्शन जहां पे तस्वीर आपने खींचनी है उस चीज की। एंड नरेशन जहां पे आपने मिसाल देनी है किसी किस्से की। एंड नरेशन। डियर स्टूडेंट, हमारे ऐसे में सब कुछ होता है, नरेशन कहानी नहीं होती। हमारे ऐसे में सब कुछ होता है, दास्तान नहीं होते। हमारे ऐसे में सब कुछ होता है, नैरेटिव स्किल्स नहीं होती। ये चारों चीजें मिलकर आपके ऐसे बनाती हैं। यानी कि अगर मुझसे यह सवाल पूछा जाए, पाथ वेज टू पाकिस्तान प्रोस्पेरिटी, तो मैं लिखूंगा कि पाकिस्तान कैन अचीव प्रोस्पेरिटी बाय प्रोमोटिंग एजुकेशन। किससे बयान करूंगा कि एजुकेशन जिस मुल्क में ज्यादा हुई है, तरक्की उसी ने की है। कहानी क्या बयान करूंगा, मिसाल किसकी दूंगा? मिसाल दूंगा मैं, आर्गुमेंटेशन, दलील दूंगा मैं जापान की, कि जापान ने इसलिए तरक्की की है क्योंकि वहां पे एजुकेशन सबसे ज्यादा है। ये मेरी दलील है कि इसलिए एजुकेशन जरूरी है तरक्की हासिल करने के लिए। कहानी में लिखूंगा तो कहानी क्या लिखूंगा? डिस्क्रिप्शन में तो बताऊंगा कि इतनी यूनिवर्सिटीज हैं और ये लिटरेसी रेट है, मगर नरेशन, कहानी क्या बयान करूंगा? डियर स्टूडेंट्स, ये कहानी आप में से अक्सरियत ने सुनी होगी कि जापान में एक हाई स्कूल की लड़की होती है जिसके लिए एक ही ट्रेन चल रही होती है, और जापान की गवर्नमेंट कहती है कि ये ट्रेन हम बंद कर रहे हैं क्योंकि इस रूट पे सिर्फ एक ही शख्स बैठता है। सिर्फ इस एक शख्स के लिए हम ये ट्रेन का रूट नहीं चला सकते। वो लड़की अथॉरिटीज को खबर लिखती है, पूरा खत लिखती है कि जनाब, ये वो ट्रेन है, वाहिद ट्रेन है जो मेरा रास्ता है स्कूल तक पहुंचने का। इसके अलावा मेरा कोई रास्ता नहीं है कि मैं स्कूल तक पहुंच सकूं। अगर ये ट्रेन का रूट भी बंद हो जाएगा तो मैं एजुकेशन हासिल नहीं कर सकता। जापान के अथॉरिटीज डिसाइड क्या करते हैं? वो कहते हैं कि जब तक इस एक स्टूडेंट की एजुकेशन मुकम्मल नहीं होती है तब तक ट्रेन का ये रूट चलता रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, कौम अजीम ऐसे नहीं बनती। ये होती है प्रायोरिटी गवर्नमेंट्स की, कि अगर उनको तरक्की लेनी है तो उनको एजुकेशन प्रमोट करना पड़ेगा। सो जस्ट जस्ट फॉर वन स्टूडेंट उन्होंने ये ट्रेन का रूट
रेस्टोर किया, जस्ट फॉर वन स्टूडेंट। तो ये पूरी की पूरी कहानी और दास्तान आपके सामने इंटरनेट पे मौजूद है, और ये दास्तान है 2016 की, 2016। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके ऐसे में सब कुछ होता है, मगर अंग्रेजी के प्रोफेसर के लिए दिलचस्पी का सामान नहीं होता, नरेशन नहीं होती कि कोई ऐसा किस्सा, ऐसी मिसाल, ऐसी कहानी जिसे पढ़ के मैं कन्विंस हूं कि प्रोमोट एजुकेशन को करके आप तरक्की कैसे हासिल कर सकते हैं। दिस इज द आइडिया। सो ये वो तमाम अंदाजे बयान हैं जो आपने इस्तेमाल करने हैं अपने ऐसे में। आखिरी बात, क्रेडिट विल बी गिवन फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे आपने ऑर्गेनाइज कैसे किया? ऐसे ऑर्गेनाइज करते हैं इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन, इन 3 सेक्शंस। रेलेवेंस, यानी कि उसके अंदर व्हाट, व्हाई और हाउ, क्या रेलेवेंट सवाल का जवाब दिया है? आपसे पूछा है पाथवेज टू पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी, कि बताएं जनाब वो रास्ते कौन से हैं जिन पे चल के पाकिस्तान तरक्की, खुशहाली अचीव कर सकता है। आप अगर शुरू हो जाएं मसाइल पहले बयान करना कि पाकिस्तान इन इन मसाइल का शिकार है, तो ये तो उसने पूछा ही नहीं है। रेलिवेंस बहुत जरूरी है कि रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो है आप उसको शामिल कीजिए। रेलिवेंस एंड क्लैरिटी। क्लैरिटी से मुराद की लैंग्वेज इतनी क्लियर हो कि मिसअंडरस्टैंडिंग हरगिज ना हो, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे आपको जो मैं एग्जांपल पेश कर रहा हूं कि हमारे लिए मशले राह कौन है, इंटरनेशनल राइटिंग या इंटरनेशनल बुक्स जिनके हवाले आपको मुख्तलिफ फोरम्स पे दिए जाते हैं। यहां पे कैम्ब्रिज गाइड टू एसे राइटिंग का मैं आपके सामने एक सफा रख रहा हूं जिसके अंदर ऐसे का स्ट्रक्चर उसने बयान किया। ऐसे का स्ट्रक्चर क्या है जी? सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, इंट्रोडक्शन, उसके बाद बॉडी पैराग्राफ्स, फिर उसके बाद कंक्लूडिंग पैराग्राफ। और ये स्केच कैम्ब्रिज गाइड टू एसे राइटिंग ने प्रेजेंट किया कि ये जनाब आपके एसे की ऑर्गेनाइजेशन है। इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, 3 पैराग्राफ इसने लिखे हैं, सीएसएस में जाहिर है 9 या 10 पैराग्राफ हैं, और फिर आखिरी है कंक्लूडिंग पैराग्राफ। तो डियर स्टूडेंट्स, जो सारी दुनिया में असूल फॉलो किए जाते हैं, हमारे ऐसे राइटिंग के भी वही असूल फॉलो होंगे। तो यहां पे कोई बात भी सेल्फ मेड या कॉन्कॉक्टेड टेल नहीं होगी। तो हम भी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऐसे का वही फॉलो करते हैं, जो कि हर कंपेटिटिव एग्जाम की रिक्वायरमेंट है। तो यहां पे बात होती है ऑर्गेनाइजेशन की, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन। रेलिवेंस बयान कर चुका हूं और क्लैरिटी भी आपको बता चुका हूं। अब आ जाएं जरा सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के पैटर्न की तरफ। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने ऐसे राइटिंग के लिए जो हिदायत दी हैं, इसके अंदर सारे ऐसे का उन्होंने स्ट्रक्चर, कंटेंट बंद कर दिया। इससे तफसीली और अच्छी लिखी हुई हिदायत किसी सर्विस कमीशन में नहीं। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में क्या कहा जा रहा है? राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। एक ऐसे लिखना है किसी एक टॉपिक पे। यू आर रिक्वेस्टेड, देखिए आपको इज्जत भी दे रहा है, यू आर रिक्वेस्टेड टू राइट एन आउटलाइन ऑफ द एसे। डियर स्टूडेंट, आउटलाइन लिखना एक कंपल्सरी प्रैक्टिस है। ड्यूरिंग आवर टाइम्स आउटलाइन इंस्ट्रक्शन में नहीं लिखी होती थी, ना हम लिखा करते थे, अपनी सहूलत के लिए हम लिख लेते थे, मगर अब ये एग्जामिनेशन में शामिल हो चुकी है। A clearly articulated thesis statement in the introductory paragraph। इंट्रोडक्शन का जो पैराग्राफ है उसके अंदर आपने थीसिस स्टेटमेंट जरूर लिखना है। थीसिस का मतलब होता है मेन आइडिया, कि आप इस ऐसे में कहना क्या चाहते हैं। तो मेरा ऐसे है पाथवेज टू पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी, तो जनाब मैं वो रास्ते बताऊंगा समराइज करके कि वो कौन से पाथवेज हैं। बाय प्रमोटिंग एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर, promoting sports, tourism, and self-reliance, by eradicating corruption and terrorism। समराइज करके मैं थीसिस स्टेटमेंट में लिखूंगा इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में, ताकि मैं पढ़ने वाले को बता दूं, एग्जामिनर को बता दूं, मेरा मरकजी ख्याल यह है मेरे सारे ऐसे की डिस्कशन इस थीम पे है। तो ऐसे का जो मकसद होता है
थीम होता है, समरी होती है, उसे थीसिस कहते हैं। एंड टॉपिक सेंटेंसेस इन द बॉडी पैराग्राफ, और हर पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस जरूर लिखें। तो जब मैं मेन बॉडी की तरफ आऊंगा, बॉडी पैराग्राफ्स की तरफ आऊंगा, तो हर पैराग्राफ का भी एक मेन आइडिया होता है, जो आमतौर पे पहला जुमला होता है, जिसके अंदर उसका थीम बयान किया जाता है। सो ऐसे का जो थीम बयान करता है उसे कहते हैं थीसिस स्टेटमेंट। पैराग्राफ का मेन आइडिया या जो थीम बयान करता है उसे हम कहते हैं टॉपिक सेंटेंस। सिंध सर्विस कमीशन आपको बड़ी क्लियर गाइडलाइंस दे रहा है। द एसे शुड प्रेजेंट अ टेंजिबल एंड कोहेरेंट आर्गुमेंट। भाई ठोस और मुदल्लिल दलील देनी है, इधर उधर की बातें नहीं करनी। सीएसएस में इसके लिए उसने वर्ड यूज किया है रेलेवेंट, कि क्रेडिट वुड बी गिवन फॉर ऑर्गेनाइजेशन रेलिवेंस एंड क्लैरिटी। तो रेलिवेंट लिखना है, जो कुछ लिखना है। यू आर इनकरेज्ड टू यूज सिंपल इंग्लिश, आपकी हौसला अफजाई की जा रही है, सादा अंग्रेजी लिखिए। यू आर इनकरेज्ड टू यूज सिंपल इंग्लिश। सर्विस कमीशन खुद कह रहा है पाकिस्तान का, कहीं पे ये नहीं लिखा होगा डिफिकल्ट इंग्लिश लिखे हैं, अंडरस्टूड है, सिंपल इंग्लिश ही लिखनी है। एंड कोट रेफरेंस वेयर एप्लीकेबल, और रेफरेंस वहां पे दें जहां पे जरूरी है, वेयर एप्लीकेबल, जहां पे उसकी कोई सेंस बनती है। सो बेतहाशा कोटेशंस या रेफरेंसेस नहीं देने। रिसर्च पेपर भाई थोड़ी लिख रहे हैं। अदील अकबर 2017 हाईएस्ट मार्क्स इन इंग्लिश एसे, हाईएस्ट मार्क्स इन सीएसएस रिटन रिजल्ट। उन्होंने कहा कि सर सिर्फ 2 कोटेशन थी मेरे ऐसे में, ओनली 2 कोटेशंस। आप लिखेंगे वहां पे जहां पे कोटेशन रेफरेंस की जरूरत हो। यू आर नॉट राइटिंग अ रिसर्च पेपर। तो बेटा कोई आर्गुमेंट दें, दलील दें, मैं कन्विंस हूं। नरेशन, कोई किस्सा सुनाए, कोई इंसिडेंट लिखें, वाकया लिखें कि तालीम जरूरी है तो क्यों है। उस एक जापानीज लड़की के लिए पूरी ट्रेन का रूट चल सकता है। तो कौमों को जब बनाना हो ना, तो फिर ये चीजें नहीं देखते, एजुकेशन तरजीह होनी चाहिए। सो यहां पे डियर स्टूडेंट्स, ऐसे में जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, मैं उस पर जो है अपना बयान मुकम्मल कर। अब आ जाएं थीम्स की तरफ। हमसे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। मेरा जवाब सादा होता है, एक ही होता है कि बेटा 3 थीम्स हैं आपके ऐसे राइटिंग में। इन 3 थीम्स से रेलिवेंट ही आपको सवाल पूछे जाएंगे। वो थीम्स क्या हैं? जर, जन और जमीन। यानी जर से मुराद मनी रेलेवेंट प्रॉब्लम्स, जिसके अंदर सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आती हैं। कौन सी? पॉवर्टी, इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, ओवर पॉपुलेशन एंड टेररिज्म। जर से रेलेवेंट प्रॉब्लम। ऐसा हो नहीं सकता किसी ऐसे में इससे रेलेवेंट आपको सवाल ना पूछा जाए। दूसरा थीम है जन। जन मींस औरत, यानी कि जेंडर रेलेवेंट इश्यूज। तो जेंडर रेलेवेंट इश्यूज कौन से? विमेन एम्पावरमेंट, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, फेमिनिज्म। अगर सारे विमेन बेस्ड एसेस खत्म हो जाएंगे तो वो आपको ऐसे देगा बॉयज विल बी बॉयज, बॉयज विल बी बॉयज। इस पे लिखे। तो हर पेपर में जेंडर का टॉपिक लाजमी होता है। सिमिलरली तीसरा थीम है जमीन, यानी कि आपकी जमीन में जो कुछ हो रहा है, जो तब्दीलियां आ रही है, जैसे क्लाइमेट इफेक्ट, वाटर क्राइसिस, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से जो जमीन में तब्दीलियां हो रही है, जिसमें करंट अफेयर्स के भी इश्यूज आ जाते हैं। तो ये वो 3 थीम्स हैं जिनके गिर्द आपका सारा ऐसे मूव करता है। मजीद डियर स्टूडेंट्स, आपके ऐसे में कुछ कीवर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने उन वर्ड्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। यहां पे अब मैं मूव करूंगा ऐसे की टाइप्स की तरफ। हमने अभी तक ऐसे का स्ट्रक्चर, लैंग्वेज और कंटेंट उसको डिस्कस किया। अब जो एक्सपर्ट्स ने ऐसे की टाइप्स डिवाइड की हैं, हम उस पर थोड़ा सा जिक्र करेंगे।
आपको सीएसएस के एग्जामिनेशन में 3 किस्म के ऐसे लिखने के लिए दिए जाते हैं और इनकी राइटिंग स्टाइल में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन, स्ट्रक्चर वही होता है। सवाल ये भी व्हाट, व्हाई और हाउ उसी का ही जवाब दे रहे होते हैं, बस लिखने में थोड़ा बहुत फर्क है। तो जो ऐसे आज हमने डिस्कस करना है, इट इज कॉल्ड एज एक्सपोजिटरी ऐसे। एक्सपोजिटरी का मतलब होता है टू एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करना, तफसील से बयान करना, एक्सपोजिटरी ऐसे। आपने सिर्फ एक्सप्लेन करना होता है। एक्सपोजिटरी ऐसे is an informative piece of writing that presents a balanced analysis of a topic. एक्सपोजिटरी ऐसे वो मालूमाती तहरीर होती है जो कि एक मुतवाजन तज्जिया पेश करती है किसी मौजू पे। यूजुअली, आमतौर पे, नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं, the essays discussing certain issues of national, economic और social importance are expository essay। हमेशा नहीं मगर अक्सर ये वो एसेज होते हैं जो कि कौमी, मुआशी या मुशर्ती अहमियत के हामिल मौजूआत पे लिखे जाते हैं। इन एक्सपोजिटरी ऐसे द राइटर एक्सप्लेन्स अ टॉपिक, एक्सप्लेन करता है। कैसे करता है? यूजिंग फैक्ट्स, स्टेटिस्टिक्स एंड एग्जांपल्स। सिर्फ एक्सप्लेन करना है आपने, इसके अलावा और कोई काम नहीं, सिर्फ एक्सप्लेन, मिसालें देके। तो यहां पे ऐसे कौन सा उसने दिए? पाथवेज टू पाकिस्तान प्रोग्रेस। तो व्हाट आर दोज पाथवेज, उसने पूछा है भाई वो कौन सी पाथवेज है, कौन से रास्ते हैं जिन पे चल के पाकिस्तान तरक्की पा सकता है। तो भाई कौन से रास्ते? एक्सप्लेन करें। प्रोमोटिंग एजुकेशन, एक्सप्लेन करें। जर्मनी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद तबाह बर्बाद हो गया, एजुकेशन उसने प्रमोट किया। जर्मनी में आज भी एजुकेशन से उनकी मोहब्बत का आलम यह है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का नाम रखा हुआ है चांसलर। मुझे यह बताइए, चांसलर किस इदारे का सरबराह होता है? चांसलर सरबराह होता है यूनिवर्सिटी का। यस, नाउ यू आर टॉकिंग। तो डियर स्टूडेंट, सारी दुनिया में वाहिद एक मुल्क है, वाहिद एक मुल्क है जो कि अपने प्राइम मिनिस्टर को चांसलर कहता है, हालांकि जर्मनी का प्रेसिडेंट भी है। तो अगर तरक्की किसी मुल्क ने हासिल करनी है तो उसको प्रमोट करना पड़ेगा एजुकेशन। तो यहां पे सिर्फ उसने पूछा है एक्सप्लेन करें। सिमिलरली, दूसरा ही सीएसएस 2024 में जो सवाल दिया है, द पावर ऑफ प्रोपेगेंडा एंड मुस्लिम वर्ल्ड, प्रोपेगेंडा की ताकत क्या है और मुसलमान दुनिया कहां खड़ी है। ब्रेक के बाद हम ये ऐसे पूरा लिखेंगे। इसके अंदर 2 सवाल पूछेंगे। व्हाट इज द पावर ऑफ प्रोपेगेंडा, प्रोपेगेंडा की ताकत क्या है, एंड हाउ इट इज इंपैक्टिंग द मुस्लिम वर्ल्ड, और मुस्लिम वर्ल्ड पे ये किस तरह असर डाल। 2021 में आपसे पूछा गया था प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ग्लोबलाइजेशन के क्या हैं। सिंपल प्रोज बयान करने हैं, एडवांटेजेस ये हैं, सिंपल कॉन्स बयान करने हैं, नुकसानात ये हैं। एक्सपोजिटरी ऐसे में डियर स्टूडेंट्स आप सिर्फ एक्सप्लेन करते हैं। एंड देन हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान, इल्स एंड रेमेडीज। 2018 में जो उसने इससे पूछा कि हायर एजुकेशन पाकिस्तान में कॉलन के बाद वाली चीज को ज्यादा अहमियत देते हैं। बताइए हायर एजुकेशन के इल्स, मसाइल क्या हैं, एंड रेमेडीज, और हल क्या है। इल्स एंड रेमेडीज 2018 में ही आपसे पूछा गया था डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, होप्स एंड हर्डल्स। उम्मीदें क्या है और रुकावटें क्या है, होप्स एंड हर्डल्स। सो एक्सपोजिटरी ऐसे में आप आमतौर पे एसेस को एक्सप्लेन करते हैं। एक्सपोजिटरी ऐसे कौन कौन से हो सकते हैं? प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे, ये देखिए ये है प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे, इल्स एंड रेमेडीज। एक्सपोजिटरी ऐसे कौन कौन से हो सकते हैं? कॉज एंड इफेक्ट, यानी क्लाइमेट चेंज, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस। एक्सपोजिटरी ऐसे की एक और किस्म भी है जिसे हम कहते हैं कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट।
pragmatism versus passion in politics. सो बेसिकली एक्सपोजिटरी ऐसे हाउ टू इस तरह के सवालात का जवाब देता है. द सेकेंड काइंड ऑफ ऐसे इज आर्गुमेंटेटिव ऐसे. आर्गुमेंटेटिव ऐसे में ख्याल रखिएगा, इट इज मेंट टू प्रेजेंट आर्गुमेंट्स इन द फेवर ऑफ और अगेंस्ट द टॉपिक. आर्गुमेंटेटिव ऐसे जो है या हक में बोलता है उस टॉपिक के या उसके खिलाफ बोलता है. आर्गुमेंटेटिव ऐसे इसके अंदर राइटर यह साबित करता है कि उसकी जो जाती राय है, देखिए ऐसे हमेशा आपकी जाती राय पे मुनसर होता है, आपके नजदीक क्या चीज जरूरी है. तो आर्गुमेंटेटिव ऐसे में भी आप अपनी जाती राय को, ख्याल को, थ्योरी को, हाइपोथेसिस, अंदाजे को सही साबित करते हैं, ज्यादा सच्चा साबित करते हैं दूसरे शख्स से. आर्गुमेंटेटिव ऐसे आपको तीन तरीके से पूछे जाते हैं. पहला तरीका, दैट इज द स्टांस बेस्ड मेथड. आपका स्टांस पूछा जाता है. 2019 में जो ऐसे आया है वो क्या है? एक्सपैंडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अ कर्स और ब्लेसिंग. कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो एक्सपैंड कर रही है वो कर्स है या ब्लेसिंग. अब बेटा आपको एक स्टांस लेना है. अगर आपने कहा है कर्स है तो साबित करना है इट इज अ कर्स, और अगर आपने कहा है कि ब्लेसिंग है तो साबित करना है इट इज अ ब्लेसिंग. हमारे यहां क्या होता है? न्यूट्रल अप्रोच, कर्स भी है ब्लेसिंग भी है, यूजर पे डिपेंड करता है. अरे भाई तुम्हारी राय क्या थी? जब तुम वोट देने के लिए जाते हो तो क्या दोनों सियासी पार्टियों को जाके वोट दे के आते हो? वोट हमेशा आप एक पार्टी को देते हैं. एक तरफ आपके मामू खड़े हों जिनसे आपको बड़ी मोहब्बत है, दूसरी तरफ आपके चचा खड़े हों जिनसे आपको उतनी ही मोहब्बत है. दोनों इलेक्शन में मुख्तलिफ पार्टीज के साथ खड़े होंगे या इंडिपेंडेंट भी अगर खड़े होंगे. जब आप वोट देने के लिए जाएंगे तो एक वक्त में एक ही शख्स को वोट देंगे, या मामू को या चचा को. दोनों को वोट आप नहीं दे सकते. तो यह फैसला आपने करना है कि यह कर्ज है या ब्लेसिंग. जो शख्स ये कह रहा है ब्लेसिंग, वो झूठ नहीं बोल रहा, मगर आपने साबित करना है कि आपका सच उस दूसरे शख्स के सच से बड़ा है, कि यह कर्ज है. वो कह रहा था कि यह ब्लेसिंग है, कि इसने लोगों को करीब ला के खड़ा कर दिया ड्यू टू द कम्युनिकेशन टूल्स. मैं कहता हूं यह कर्ज है, लोग करीब नहीं आए, जनरेशन गैप आ गया, लोगों में गलत फहमियां भी उतनी ज्यादा पैदा हुई है. यह कर्ज है. आपने कहा यह ब्लेसिंग है क्योंकि इसकी वजह से ई कॉमर्स और बिजनेस एक नया जो है फोरम आ गया है. मैं कह रहा हूं यह कर्ज है क्योंकि सबसे ज्यादा ऑनलाइन फ्रॉड्स इसी फोरम पे होते हैं, लखपति कखपति हो जाते हैं. एविडेंस दे रहा हूं, जरा साइबर क्राइम्स देखिए एफआईए में कितने भरे हुए हैं, और दुनिया में अलग. तो कहने का मकसद यह नहीं है कि दूसरा शख्स झूठ बोल रहा था, वो भी सच बोल रहा है, मगर मेरा सच, मैं कह रहा हूं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो एक्सपैंड कर रही है यह कर्स है. मेरा सच दूसरे के सच से ज्यादा बड़ा है. दैट इज द आइडिया. सो डियर स्टूडेंट्स, आप प्रूव करते हैं कि आपकी जो राय है वो दूसरे की राय से ज्यादा सच्ची है. दिस इज द स्टांस. यू हैव टू टेक अ स्टांस. तो मोहम्मद अली जिन्ना साहब फरमाते थे, कायदे आजम, थिंक 100 times बिफोर यू टेक अ डिसीजन. वंस यू टेक अ डिसीजन, स्टैंड बाय इट लाइक वन मैन. मरियम, इसके फिर भी आपका जो है स्टांस तो होगा ना बेटा, थीसिस में लिखेंगे तो सही कि जनाब बेशक इसकी, ऑल दो इट हैज न्यूमरस ब्लेसिंग्स, इट इज इन दी वाइडर कॉन्टेक्स्ट अ कर्स. थीसिस में आपने ये लाजमी लिखना है. बेशक बयान करते रहे कि ब्लेसिंग है तो कौन सी है, मगर उनका रिबटल भी देना है कि जनाब एक्चुअली कर्स ही है जैसे मैंने दी है. आपका ऐसे एक स्टेटमेंट ऑफ इशू भी हो सकता है. स्टेटमेंट ऑफ इशू यानी कि एक ऐसी स्टेटमेंट, ऐसा जुमला जिससे मैं शायद इत्तेफाक ना करूं. स्टेटमेंट ऑफ इशू जिससे मैं तजाद करूं, इत्तेफाक ना करूं, जिसके बारे में मुख्तलिफ आरा हो. आपको 2017 में
और 2023 में कुछ ऐसे ही सवाल पूछे गए थे। आर्गुमेंटेटिव ऐसे क्या है, पाकिस्तानी विमेन हैव इक्वल चांसेस एज मैन, कि जो पाकिस्तानी खवातीन हैं उनके पास बराबर मौके हैं जैसे मर्दों के पास हैं, बराबर मौके हैं जैसे मर्दों के पास है। दिस इज व्हाट आई कॉल द स्टेटमेंट ऑफ इशू। आप में से कुछ लोग इससे इत्तेफाक करेंगे और कुछ लोग इत्तेफाक नहीं करेंगे, ऑब्वियसली। तो एक ऐसा शख्स जो कहता है कि पाकिस्तानी खवातीन को मर्दों के बराबर चांस मिलता है, तो वो अपने आर्गुमेंट्स लेके आएगा। मर्दों के बराबर मौके हैं कैसे? तालीम हासिल करने का मौका बराबर है या नहीं है? बिल्कुल है जी। मिसाल दें, मेडिकल कॉलेजेस में 100 में से 80 खवातीन होते हैं, सिर्फ 20 ही लड़के होते हैं, चाहे प्राइवेट है चाहे रेगुलर है, खुद जाके गिन लें। इक्वल चांसेस क्या? मैं तो कहता हूं मोर चांसेस है। इसी तरह खवातीन के पास लीगल राइट सबसे ज्यादा है पाकिस्तान में। उसके पास राइट टू मैरी है, राइट टू चूज प्रोफेशन है, राइट टू इनहेरिटेंस है। इक्वल चांसेस है जी। मगर दूसरी तरफ मैं खड़ा हो जाता हूं, मैं कहता हूं इक्वल चांसेस नहीं है। अली साहब, इक्वल चांसेस नहीं है। मेरा स्टांस क्या है? पाकिस्तानी खवातीन के पास मर्दों के बराबर हकूक और मौके, अपॉर्चुनिटीज नहीं है। आपने कहा था कि एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज है उनके पास। आप शायद बात कर रहे हैं सिर्फ शहरों की। मैं आपको असल पाकिस्तान की बात बताता हूं, वो जो 70% पाकिस्तान है, जो रूरल पाकिस्तान है, अंडर डेवलप्ड है, और वहां पे तो गुर्बत इतनी है कि लड़कियों को प्राइमरी एजुकेशन से आगे जाने ही नहीं दिया जाता। इन्वेस्टमेंट किसके एजुकेशन पे होती है? लड़के की एजुकेशन। मेल मेंबर ऑफ फैमिली को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है, शहर यूनिवर्सिटीज तक जाता है, हॉस्टल में रहता है, लड़कियों को नहीं भेजा जाता। मैं उस असल पाकिस्तान की बात कर रहा हूं जहां पे पेट्रियार्ची है। हमारी एक पेट्रियार्चल सोसाइटी है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। मजीद आपने कहा है लीगल राइट्स हैं। लीगल राइट्स भी कहां पे है? आपने कहा है कि हमारा कानून और हमारा मजहब पाकिस्तान में औरत को इख्तियार देता है अपनी मर्जी से शादी करे। तो क्या अपनी मर्जी से शादी वो कर रही है? पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है इंडिया के बाद जहां पे फोर्स्ड मैरिजेस हैं, अरेंज्ड मैरिजेस हैं, पूछा ही नहीं जाता है लड़कियों से। जहां पे ऑनर किलिंग्स हैं, कि अगर वो अपनी मर्जी से शादी कर दे ऑनर किलिंग होती है, कंफर्म किलिंग और मर्डर होता है। तो कहां पे लीगल राइट्स है? इन प्रैक्टिस ऑन ग्राउंड्स हैं या नहीं है? नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा आप झूठ बोल रहे हैं, मगर मेरा सच ज्यादा बड़ा है, ज्यादा कड़वा है। आपने कहा है राइट ऑफ इनहेरिटेंस है, बिल्कुल कानून में लिखा हुआ है, मजहब भी देता है, मगर क्या हकीकत में आप दे रहे हैं? हकीकत में हम नहीं दे रहे। राइट ऑफ इनहेरिटेंस जान के बहन भाई का हिस्सा मारता है, बाप मर रहा होता है और बहन से इल्तिजा कर रहा होता है, तू अपना हिस्सा मेरे बेटे के हक में छोड़ दे। काजी फाइज ईसा साहब ने जाते जाते जो सबसे बड़ा अच्छा काम किया है, उन्होंने मियाद ही खत्म कर दी है। यानी औरत 50 साल के बाद भी अगर आके कहेगी कि मेरा हिस्सा मुझे नहीं मिला जायदाद में, तो उसका केस सुना जाएगा। तो ये इसलिए किया है ना कि यहां पे हिस्सा नहीं मिलता है। और मजीद अली साहब, आपने कहा था राइट ऑफ प्रोफेशन, कि उसके पास जनाब प्रोफेशन कोई भी चूज करे उसका राइट है। अरे भाई, पाकिस्तान में सिविल सर्विसेज में भी लड़कियों की तादाद कम है, कोटा होने के बावजूद नहीं जाने दिया जाता, फील्ड की जॉब्स नहीं लेनी दी जाती, पुलिस ज्वाइन नहीं करने दी जाती, शहर से बाहर नौकरी के लिए नहीं भेजा जाता। और जो हालिया वाकयात हुए हैं लेडी डॉक्टर्स के साथ जुल्म और तशद्दुद के, और जो इंडिया से खबरें आई हैं कि वो कौन लेडी डॉक्टर थी जिसको बिलाखिर मार दिया गया था, उसके बाद पेरेंट्स और लोग पहले से ज्यादा डर गए। तो भाई, पाकिस्तानी विमेन के पास बराबर मौके नहीं है मर्दों की निस्बत। तो डियर स्टूडेंट्स, फैसला कर लें आपका नॉलेज किधर है ज्यादा। अगर आपका नॉलेज
ज्यादा यहां पे है कि इक्वल चांसेस हैं मेन के। लिखें, जरूर लिखें, एग्जामिनर उसे क्रेडिट देगा, पास भी करेगा, क्योंकि जाहिर है आपने सबूत दिए हैं। और अगर आपके पास नॉलेज ज्यादा है तो मेरे हर चांस का रिबटल आप देंगे। आप कहेंगे नहीं जनाब, जो लोग कहते हैं कि मौके तालीम में ज्यादा है वो शायद पूरे सच से वाकिफ नहीं है। 70% पाकिस्तान को भी जरा देखिए, गर्ल्स एजुकेशन में सबसे लोएस्ट रैंकिंग है। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ इशू जिससे आप एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आर्गुमेंटेटिव ऐसे पूछने का एक तीसरा तरीका भी हो सकता है, वो होता है सवाल। यस नो क्वेश्चन, सवाल। यहां पे एक सीधा सा बेटा आपसे सवाल पूछा गया है, इज पाकिस्तान रेडी फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन? क्या पाकिस्तान रेडी है इस डिजिटल इनकलाब के लिए? जी, अब मुझे सवाल का जवाब दीजिए, क्या रेडी है? माय क्वेश्चन टू यू। क्या पाकिस्तान रेडी है डिजिटल इनकलाब के लिए? नो नो नो। ठीक है, आप कह रहे हैं रेडी नहीं है, मैं कहता हूं रेडी है। मैं कहता हूं रेडी है। अब ये ऐसे पूछा गया 2020 में, पाकिस्तान डिजिटल इनकलाब के लिए रेडी इसलिए दुनिया का सबसे सस्ता तरीन इंटरनेट पाकिस्तान में, दुनिया का सबसे सस्ता तरीन। अब 2020 में कोई पूछता तो मैं कहता हाँ जी रेडी है। दूसरा, रेडी इसलिए है कि गवर्नमेंट भी अपने बहुत सारा काम जो है वो ऑनलाइन डिजिटल एप्लीकेशंस पे ले आई है। प्रॉपर्टी टैक्स से लेकर टोकन टैक्स तक अदा करना अब मोबाइल फोन पे ही मुमकिन है। डिजिटल इनकलाब के लिए रेडी है। तीसरा, सबसे ज्यादा फ्रीलांसर्स कहां पे है? पाकिस्तान में है जी, दूसरे नंबर पे है पाकिस्तान। तो डिजिटल इनकलाब के लिए हम रेडी हैं। मैं तो शुक्र करता हूं कि अब मैं बैंक्स में लाइनों में खड़े होकर बिल जमा नहीं करवाता, मोबाइल फोन पे ये सारा काम होता है। टोटल बैंकिंग ट्रांजैक्शन मोबाइल फोन पे हो रही है, इजी पैसा ऐप, जैज कैश ऐप। तो डिजिटल के लिए हम तो रेडी हैं। सबसे ज्यादा पाकिस्तान में नौजवानों की तादाद है, और जितने भी नौजवान हैं, चाहे दूर दराज देहात गांव में बैठा हो या शहर में बैठा हो, ही नोज हाउ टू ऑपरेट दीज डिजिटल एप्लीकेशंस। वो जानता है कि इन सब को मैंने कैसे ऑपरेट करना है, उसको पता है कैसे इस्तेमाल करना है। गांव गांव में जो है यूट्यूब के चैनल्स नौजवान बना के बैठे हुए हैं, कोई कुकिंग का, कोई किसी और काम का, मिलियन व्यूज है। तो हम रेडी हैं डिजिटल इनकलाब के लिए जी। हाँ, अब यहां पे एक दूसरा शख्स उठता है, उसके पास अब पॉइंट्स कुछ और है। अब यहां पे करीबा ने बिल्कुल सही पॉइंट दिया है कि सर आपने कहा कि दुनिया का सबसे सस्ता तरीन इंटरनेट यहां पे है। अरे भाई, चलता भी तो हो ना, फायर वॉल के बाद वो तो चल ही नहीं रहा है, स्पीड ही उसकी इतनी डिक्रीज हो गई है, तो हम अब रेडी नहीं है। दूसरा, इतने सारे सोशल मीडिया फोरम्स बंद हैं, फैज ने कहा ट्विटर बंद है, वो बंद है। अरे भाई, कैसे रेडी है? दूसरा, आपने कहा है कि जनाब बैंकिंग में सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। अरे भाई, बैंकिंग में फ्रॉड भी तो सबसे ज्यादा हो रहे हैं, और डिजिटल ट्रांजैक्शन भी एक लिमिट तक है। पाकिस्तान में पेपाल नहीं है, फ्रीलांसर्स भी बेचारे दुबई में किसी का अकाउंट बनाते हैं, वहां पे पैसे मंगवाते हैं। हम कैसे फ्रीलांसर्स जो हैं उनको फायदा पहुंचाएंगे जब हमारे पास पेपैल का अकाउंट भी नहीं होगा? किस पे पे करेगा, कौन हम पे भरोसा करेगा? और सबसे ज्यादा साइबर क्राइम्स, एफआईए पूरा भरा हुआ है। तो भाई, ये हालात देखते हुए मैं कह सकता हूं, नो, पाकिस्तान इज नॉट रेडी फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आर्गुमेंटेटिव ऐसे में या तो आप उस टॉपिक की हिमायत में जाते हैं, फेवर करते हैं, या अगेंस्ट उसके खिलाफ जाते हैं। टॉपिक तीन तरीकों से पूछा जा सकता है, या वो स्टांस होगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर्स है या ब्लेसिंग है, स्टांस एक ले ले, या फिर वो स्टेटमेंट ऑफ इशू होगी, या फिर वो यस नो क्वेश्चन होगा। इज दैट अंडरस्टूड?
ये बेटा आर्गुमेंटेटिव एसे, इन तीनों तरीकों से इम्तहान में आपको पूछा गया। और उसके बाद आ जाता है लिटरेरी और रिफ्लेक्टिव एसे। लिटरेरी और रिफ्लेक्टिव एसे। लिटरेरी और रिफ्लेक्टिव एसे हालिया कुछ दिनों में दोबारा से पूछे जाने लग गए। यहां पे टेक्निक एक्सपोजिटरी एसे की ही इस्तेमाल होती है। मगर यहां पे सवाल पूछने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ होता है, यानी कि आपको कोई वर्स, कोई पोएम, कोई कोटेशन दी जाती है जिसको सबसे पहले आपको इंटरप्रेट करना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट एम्प्लॉयज द टेक्निक ऑफ एक्सपोजिटरी ऐसे, बट द टॉपिक मस्ट बी इंटरप्रेटेड। हो सकता है एक टॉपिक जिस तरह मैंने इंटरप्रेट किया, दूसरा शख्स किसी और तरीके से इंटरप्रेट कर रहा हो। तो पहले आप उस टॉपिक को डिकोड करेंगे, उसके बाद आप उसे एक्सप्लेन करेंगे। यानी लिटरेरी ऐसे भी, ये भी एक्सपोजिटरी ऐसे की ही किस्म है। टॉपिक आपसे पिछले साल कैसे पूछा गया था? कुरान की एक वर्स दी गई, सो श्योरली विद हार्डशिप्स कम्स ईज, कि मुश्किलात के साथ हमेशा आसानी आती है। मुश्किलात के साथ हमेशा आसानी आती है। अगर आपको नहीं पता ये कुरान की वर्स है, तो आप इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे कि आफ्टर एवरी डिफिकल्ट सिचुएशन देयर इज फैसिलिटी, देयर इज कंफर्ट। जो कि आप देख सकते हैं, अगर पॉलिटिक्स की मिसाल दूं तो नेल्सन मंडेला की जिंदगी, अब्राहम लिंकन और जिना बेहतरीन मिसालें। नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल काटी, मगर बिल आखिर प्रेसिडेंट बन गया है। विद हार्डशिप्स कम्स ईज। अब्राहम लिंकन 8 इलेक्शंस में हारा, नर्वस ब्रेकडाउन उसका हो गया, मगर बिल आखिर कामयाब हुआ। विद हार्डशिप्स कम्स ईज। जिना साहब बैरिस्टर बन के आए, बंबई में 3 साल तक आपको कोई केस नहीं मिला। अब बंबई की गलियों में पैदल चलते थे ताकि पैसे के खर्चे बचे, क्योंकि आप अंडर डेट थे, उधार लेके जी रहे थे। 3 साल के बाद जब मुकदमा बना तो आपका नाम भी बन गया। ना सिर्फ आप मजिस्ट्रेट मुकर्रर हुए, बल्कि एक बड़े मशहूर, हिंदुस्तान के सबसे महंगे वकील भी बने। विद हार्डशिप्स कम्स ईज। मैंने सिर्फ पॉलिटिक्स से मिसाल दी है। डियर स्टूडेंट, जरा आ जाए एजुकेशन की तरफ, रिलीजन की तरफ। जिरफाना आपकी बात को लेकर आगे बढ़ता हूं, रिलीजन की तरफ आए। हमारे अंबियाए कराम हैं जिनकी जिंदगी में बेशुमार मुश्किलात आई, मगर फिर एंड में कामयाबी और ईज, कंफर्ट भी आई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिसाल में कई साल आपने जंदान में गुजारे, जेल में गुजारे, कैद खाने में। एक बार आपने वहां से आहो पुकार की तो गैब से आवाज आई, उसी को ही पुकारो जिसने तुम्हें कुएं से निकाला था, वही इस जेल से भी निकालेगा। और जब आप निकले तो बादशाही हुए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में, अल्लाह को याद किया, आप भी वहां से निकले। आजमाइश, हार्डशिप्स जहां पे आती है, फिर उसके साथ कंफर्ट भी आती है। मिसालें लें एजुकेशन से। हार्डशिप्स कम्स ईज। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मलाला यूसुफजई कितनी मुश्किलात काटी, नोबेल प्राइज उसी को ही मिला। एजुकेशन, कितनी मुश्किलात काटी डॉक्टर अब्दुल सलाम ने, नोबेल प्राइज उन्होंने लिया। एजुकेशन कोई आसान नहीं था पाकिस्तान के लिए। 1959 में हमने अपना रहबर रॉकेट लॉन्च किया, जो एशिया में पहला रॉकेट था। डॉक्टर अब्दुल सलाम और उनके 4 साइंसदानों की टीम को अमेरिका ने बुलाया अपने स्पेस मिशन के लिए कि हमें रॉकेट डिजाइनिंग में मदद दो, क्योंकि रशिया स्पेस में पहुंच गया है, हम रह गए हैं पीछे। नासा की टीम में हमारे ये 4 साइंसदान थे।
आसान नहीं था हमारे लिए इस लेवल पे पहुंचना। एजुकेशन की बेटा मैं बात कर रहा हूं। विद हार्डशिप्स कम्स ईज। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मैदान में मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि बल्ब का जो इन्वेंटर था वो कौन था। 1000 एक्सपेरिमेंट किए, आखिरी एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया, एडिसन। सो आपने एक्सप्लेन ही करना है डिफरेंट एग्जांपल्स देके। ये एक्सपोजिटरी ऐसे ही है, मगर इस पर टेक्निक क्या है? सबसे पहले आपने स्टेटमेंट को डिकोड करना है, इसको इलेबोरेट पहले करना है कि स्टेटमेंट का मतलब क्या है। ये डियर स्टूडेंट्स लिटरेरी या रिफ्लेक्टिव एसेज होते हैं। लिटरेरी और रिफ्लेक्टिव एसे हमारे उस्ताद अल्लाह ताला उन्हें बख्शे प्रोफेसर मंजूर मिर्जा साहब ने इस पर किताब लिखी थी, जो पाकिस्तान की वाहिद किताब है। अगर ऐसे की अवलीन किताब की बात करूं तो मंजूर मिर्जा साहब हमारे उस्ताद का उस पर नाम आता है, जो परवीन शाकिर के भी उस्ताद थे। लिटरेरी एसेज आज भी बहुत सारे उनकी किताब से ही दिए जाते हैं। दोबारा से लिटरेरी एसे रेस्टोर हो चुके हैं, इसलिए ये तीसरी टाइप है एसे की, जिसको लिटरेरी या रिफ्लेक्टिव एसेस कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये वो तीन टाइप्स हैं, लिटरेरी, आर्गुमेंटेटिव एंड एक्सपोजिटरी एसेज, जो आपको इम्तहानों में पूछे जाते हैं। इनके लिखने में थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर का फर्क होता है, मगर बेसिक स्ट्रक्चर वही होगा। इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन, बेसिक स्ट्रक्चर वही होगा। जी डियर स्टूडेंट्स, डज इट मेक सेंस टू यू? समझ आया कुछ? अब जो कुछ हमने पढ़ा है, जरा उसको टेस्ट भी करें। कैसे के अंदर टाइप कौन सी है और सवाल कौन सा पूछा गया। आपके सामने मैं 2020 का पेपर जो है वो प्रेजेंट कर रहा हूं। टॉपिक को पढ़ के बताएंगे आप कि जनाब इसके अंदर सवाल कौन सा पूछा गया, व्हाट, व्हाई और हाउ, और ये टाइप कौन सी ऐसे की एक्सपोजिटरी है, लिटरेरी है या आर्गुमेंटेटिव ऐसे है। डियर स्टूडेंट्स, आमना खलील, ये राइटिंग टेक्निक आप लेक्चर में सीखेंगे। डेमो पे सिर्फ मैंने आपको टाइप्स बताई हैं कि ऐसे लिखने का तरीका कैसे और सवालात पूछे कैसे जाते हैं। आपको जो सवाल है ये लेक्चर नंबर 4 में एड्रेस होगा। लॉट्स ऑफ आंसर्स, शाबाश, वेल डन। सो पहली चीज यही है कि हमें पता होना चाहिए जनाब कि सवाल पूछ रहा कौन सा एग्जामिनर, और हमने जवाब क्या देना। नंबर 1, डू वी रियली नीड लिटरेचर इन आवर लाइव्स? भाई यस या नो में जवाब देना आर्गुमेंटेटिव है। क्या वाकई जनाब हमें लिटरेचर चाहिए अपनी जिंदगी में? अरे भाई नहीं चाहिए। अनपढ़ लोग जो हैं बेशुमार हैं, बिलियनर हो गए हैं, एक लफ्ज नहीं आता। तो वॉलमार्ट का जो मालिक था वो कहीं पे चौकीदार की नौकरी के लिए गया। उसने कहा जी अपना ईमेल बताया। उसने कहा जी मेरा ईमेल तो है ही नहीं। उसने कहा आपको नौकरी नहीं मिल सकती, चले जाए। उसने वॉलमार्ट की एम्पायर खड़ी कर ली और एंड तक उसने कहा मैंने अपनी ईमेल बनाई नहीं, जरूरी नहीं है। मगर दूसरी बात भी हो सकती है जनाब, हमें लिटरेचर चाहिए अपनी जिंदगी में, चाहे वो रिलीजियस लिटरेचर है, ताकि हमें पता चले कि जिंदगी गुजारनी कैसे है, चाहे वो दूसरा लिटरेचर है जो कि हमें जिंदगी गुजारने के अदब और तरीक़ेकार बताए। सो डू वी रियली नीड लिटरेचर इन आवर लाइव्स? चाहिए तो क्यों चाहिए? वाई नहीं चाहिए तो क्यों नहीं चाहिए? तो वाई को आंसर कर रहे हैं कि वाई वी नीड लिटरेचर। नंबर 2, विमेन यूनिवर्सिटीज आर एजेंट ऑफ चेंज। खवातीन यूनिवर्सिटियां तब्दीली लाती हैं। एजेंट्स ऑफ चेंज है तो मेरा ख्याल है जनाब बिल्कुल है, एक्सपोजिटरी है। एजेंट्स ऑफ चेंज है तो कैसे है? इसके बारे में तो कोई दूसरी राय ही नहीं है कि खवातीन यूनिवर्सिटी तब्दीली नहीं लाएगी। वो जहां भी खुलेगी तब्दीली लाएगी भाई। जब विमेन एजुकेट होगी तो तब्दीली होगी, क्यों नहीं होगी? एक्सप्लेन करना है। सो इफ दे आर एजेंट ऑफ चेंज देन हाउ आर दे एजेंट ऑफ चेंज? हाउ दे कैन बी एजेंट ऑफ चेंज? वो हाउ आपको बयान कर रहा है। नंबर 3, पाकिस्तान एंड द फ्यूचर ऑफ कश्मीर कॉज।
सीधा सीधा एक्सपोजिटरी है जी, एक्सप्लेन करें। मगर सवाल कौन सा एक्सप्लेन करना है? पाकिस्तान, तो व्हाट इज पाकिस्तान? और नहीं भाई, यहां पे बताना चाहिए कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की पोजीशन क्या है, एंड व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ कश्मीर कॉज। पाकिस्तान की ये रिलेशन है, इसका दोनों, इसने चैप्टर्स का एक रिलेशन डिस्कस किया है। जैसे एक ऐसे जो हमने अभी डिस्कस करना है ब्रेक के बाद, पावर ऑफ प्रोपेगेंडा एंड मुस्लिम वर्ल्ड। तो भाई व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की क्या एफर्ट्स है, पोजीशन क्या है, एंड हाउ इज इट, व्हाट एंड हाउ इज इट इंपैक्टिंग द फ्यूचर ऑफ कश्मीर कॉज। कश्मीर कॉज का फ्यूचर जो है वो कैसे उस पर यह असर डाल रहा है, तो व्हाट और हाउ बयान करना है, एक्सपोजिटरी। नंबर 4, पोलराइज पॉलिटिक्स, द इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। तो भाई सीधी सी बात है, ये भी एक्सपोजिटरी टॉपिक है, और इसके अंदर भी वो एक सवाल पूछ रहा है कि व्हाट इज पोलराइज पॉलिटिक्स, व्हाट आर द इश्यूज एंड व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। सादा और सहल बात, सादा और सहल बात। नंबर 5, ग्लोबल पावर डायनेमिक्स एंड पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। अगेन ये भी एक्सपोजिटरी है, एक्सप्लेन करें जी, ग्लोबल पावर डायनेमिक्स क्या है, एंड पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, एंड हाउ आर दे इंपैक्टिंग, अफेक्टिंग पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। सादा मिसाल दूंगा, इमरान खान साहब ने रखवा दी तुर्की और मलेशिया की कॉन्फ्रेंस, सऊदी ने कहा खबरदार जो उधर गए। ज़ाहिर ग्लोबल पावर डायनेमिक्स थी, सऊदी अरब एक अलग पावर डायनेमिक्स है, तुर्की की अलग पावर डायनेमिक्स है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे तो असर पड़ गया ना। तो हाउ इट इज अफेक्टिंग, इंपैक्टिंग ऑन पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, हाउ का जवाब देना है। नंबर 6, पाकिस्तान इनफॉर्मल इकोनॉमी द वे फॉरवर्ड। सिर्फ सोल्यूशन पूछे हैं कि भाई बताएं व्हाट आर दोज वे फॉरवर्ड। ये भी एक्सपोजिटरी, एक्सप्लेन करें वो वे फॉरवर्ड क्या है। जैसे पूछा ना, पाथवेज टू पाकिस्तान प्रोस्पेरिटी, भाई बताएं पाथवेज कौन सी है, व्हाट आर दोज पाथवेज पूछा है, व्हाट आर दी वे फॉरवर्ड, कि भाई हमारे लिए रास्ता क्या है, कैसे इनफॉर्मल इकोनॉमी के मसले को हम हल कर सकते हैं, कौमी धारे में ला सकते हैं। नंबर 7, promoting tourism in Pakistan, opportunities and challenges। अगेन एक्सपोजिटरी है जी, अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं। व्हाट उसने पूछा है, व्हाट आर दी अपॉर्चुनिटीज एंड व्हाट आर दी चैलेंजेस। नंबर 8, आई डू नॉट एग्री व्हाट यू हैव टू से बट आई विल डिफेंड टू द डेथ योर राइट टू से। मैं एग्री नहीं करता जो कुछ आप कह रहे हैं, मगर आपको कहने का हक है, इस चीज का मैं दिफा मौत तक करूंगा। सीधा सीधा बेटा ये पूछ सकता था फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे ऐसे लिखे, मगर उसने सीधा सीधा नहीं पूछा। दिस इज व्हाट आई कॉल लिटरेरी ऐसे और द रिफ्लेक्टिव ऐसे, जिसके अंदर डेफिनेटली व्हाट और व्हाई आपने एड्रेस करने। उसके बाद नंबर 9, आर्गुमेंटेटिव ऐसे, सीधा सीधा भी आपसे पूछा गया है, इज पाकिस्तान रेडी फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन, क्या पाकिस्तान डिजिटल रेवोल्यूशन के लिए रेडी है? नहीं है जी, नहीं है तो बस बताना है क्यों नहीं है, दैट इज आर्गुमेंटेटिव। बताइए जी क्यों नहीं। आप सबने बता दिया, चैट बॉक्स में ही सबने बता दिया भाई इस वजह से नहीं है, सिर्फ वाई का आंसर। आखिरी सवाल ये आज भी इसी तरह ही वैलिड है, आज भी इसी तरह वैलिड है। आईएमएफ बेल आउट्स, ये जो आईएमएफ बेल आउट करता है ना, इकोनॉमिकली आपको जो है सहारा दे देता है, रोड्स टू स्टेबिलिटी, मुल्क को ये स्टेबल करता है, और रेसिपीज फॉर डिजास्टर, या तबाह बर्बाद करता है। बेटा इस पे स्टांस लेना है, बताएं रोड टू स्टेबिलिटी है या रेसिपी फॉर डिजास्टर है। आर्ग्यूमेंटेटिव।
अगर तो रोड टू स्टेबिलिटी है तो बताएं हाउ, कैसे है। अगर रेसिपी फॉर डिजास्टर है तो बताएं हाउ, कैसे है। सो जहां तक पाकिस्तान की बात है बेटा, डेफिनेटली इट इज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। जहां तक बेटा बात है श्रीलंका की, वो तो तबाह बर्बादी होगी। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री की अगर मैं बात करूं ना, चाहे वो साउथ अमेरिका में हो या एशिया में हो, इट इज डेफिनेटली हैज प्रूव्ड अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। गर्मियों में जब बिजली के बिल आते हैं तो इसका जवाब आपको मिल जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द स्टेज कि जहां पे जो कुछ हमने पढ़ा है, टॉपिक को आपने ब्रेक डाउन कैसे करना है, यहां पे हमें उसका जवाब मिला है। तो हमें यह पता होना चाहिए कि एसे ये कौन सा है, एक्सपोजिटरी है, आर्गुमेंट है, लिटरेरी है। क्योंकि तीनों के लिखने में थोड़ा बहुत फर्क जरूर है। इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन वही है, मगर राइटिंग स्टाइल में डिफरेंस है। तो जब फर्क पता होगा, टाइप पता होगी, तभी मैं उस स्पेसिफिक राइटिंग स्टाइल में लिख सकूंगा। और इससे भी ज्यादा जरूरी है कि ऐसे में आप किस सवाल का जवाब दे रहे हो, उसने सवाल पूछा क्या है। सिर्फ उस सवाल का जवाब देना ज्यादा जरूरी है। और वो व्हाट, वाई और हाउ, इन तीनों में से दो या एक भी हो सकता है। सो डियर स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज करके आपको इतना पता चल गया होगा कि टॉपिक का ब्रेक डाउन आपने कैसे करना है। एग्जामिनेशन में 3 घंटे के पेपर में पहले 15 मिनट इसी मकसद पे सर्फ होते हैं, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। जब टॉपिक सिलेक्ट करें तो देख लें वो आर्गुमेंटेटिव है या नहीं है, एक्सपोजिटरी है या लिटरेरी है। अगला सवाल पूछा करें कि ये पूछ क्या रहा है। पाथवेज टू पाकिस्तान प्रोस्पेरिटी में वो पूछ रहा था सिर्फ एक सवाल, व्हाट आर दोज पाथवेज, बताइए। मसाइल ना गिनवाना शुरू हो जाना कि पता चले टाइम उधर जाया कर दिया जो पूछा ही नहीं था। सीधे उसने पूछे जनाब सोल्यूशन बताएं, वो रास्ते कौन से हैं जिन पे चल के पाकिस्तान तरक्की हासिल कर सकता है। क्वेश्चन एड्रेस करें। और जब आपसे पूछा जाए द पावर ऑफ प्रोपेगेंडा एंड मुस्लिम वर्ल्ड, तो सवाल बनाना सीखे, व्हाट इज द पावर ऑफ प्रोपेगेंडा, प्रोपेगेंडा की ताकत क्या है, तबाह कौन है। एंड मुस्लिम वर्ल्ड, तो जाहिर है इसकी रिलेशन इससे क्या है, मुस्लिम वर्ल्ड से क्या रिलेशन है इस पावर ऑफ प्रोपेगेंडा की, तो आपने वो बयान करनी है, हाउ इट इज इंपैक्टिंग द मुस्लिम वर्ल्ड, जो कि मेरे एस्से का आज मौजू है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे हमारे एस्से का पहला जो सेगमेंट है वो मुकम्मल हुआ चाहता है। हमने पढ़ा क्या है, डेफिनेशन, स्कोप एंड द राइटिंग स्टाइल ऑफ द एस्से। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा है, टाइप्स ऑफ एसेस। और फिर सबके बाद हम लोगों ने एक एक्सरसाइज की है विच इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टाइप्स ऑफ एसेस। अपने लेक्चर के दूसरे हिस्से में हम लोग जो स्किल सीखेंगे वो ऐसे राइटिंग की बेसिक स्किल्स है, यानी कि बिगिनर्स लेवल पे। कि जब ऐसे का टॉपिक हमारे सामने आएगा तो हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी है, आउटलाइन कैसे बनानी है, और थीसिस स्टेटमेंट कैसे लिखना है। और ऐसे के एंड तक हम लोगों ने यह भी सीखना है कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखने का तरीका क्या है, उसके अंदर हुक और थीसिस सेंटेंस का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। डियर स्टूडेंट, आई होप this makes you about our lecture scheme, how it works, and how we take our students from theory to practice. आज दूसरे सेक्शन में हम इस एस्से को भी मुकम्मल करेंगे। सो इफ यू अलाउ मी फॉर 10 मिनट्स ब्रेक, आप भी ब्रेक ले लीजिए खाने और नमाज की। मैं 10 मिनट में वापस आके दूसरे सेक्शन पे गुफ्तगू करता हूं।
जी बेटा, हुक पे भी मैं गुफ्तगू करता हूँ, ये इंट्रोडक्शन के ही पैराग्राफ में आता है। जनरल स्टेटमेंट, और उसके बाद आप कैसे जाते हैं स्पेसिफिक स्टेटमेंट की तरफ, और उसके बाद आप कैसे पहुंचते हैं थीसिस स्टेटमेंट की तरफ, ये गुफ्तगू भी हमारा हिस्सा होगी। आपकी रहनुमाई के लिए यहाँ पे कैम्ब्रिज गाइड टू ऐसे राइटिंग, मैं उसी से ही मदद लूंगा। और जैसा हमें कैम्ब्रिज गाइड टू ऐसे राइटिंग में, यानी कि जो ऑथेंटिक रिसोर्सेज हैं उन्होंने एडवाइस किया है लिखना, उसी तरह इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ भी हम लोग लिखेंगे। सो सामने हमारे जनाब गाइड बुक क्लियर है, गाइडलाइंस क्लियर है। कंपेटिटिव एग्जाम में स्ट्रिक्टली यही गाइडलाइंस फॉलो होती हैं। आपका स्ट्रक्चर अगर ठीक होगा ऐसे राइटिंग का, तो डेफिनेटली आपका ऐसे भी आगे से ही डेवलप होगा। तो बेसिक्स अपनी स्ट्रॉन्ग कीजिए, उस पर ऐसे डेवलप करें। तो आउटलाइंस के बारे में जो बहुत सारी गलत फहमियां होती हैं, या स्ट्रक्चर के बारे में जो मुख्तलिफ फॉर्मेट्स हैं, उनका भी बहुत हद तक सवाल देने की जो है, जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह ताला। वहां पे भी आपको जवाब मिलेंगे, और ऐसे के एंड में आप लोग डायरेक्टली सवाल पूछ सकते हैं आज के लेक्चर के मुतालिक, स्टडी स्कीम के मुतालिक, जो भी आपके जहन में कंफ्यूजन है, आप डायरेक्टली जो है उसको पूछ सकते हैं। सो यहाँ पे बेशक आप 10 मिनट की ब्रेक ले लें, ताकि मैं फिर लॉन्गर सेक्शन की तरफ पहुंच जाऊँ। नहीं बेटा, वीडियोस फ्राहम नहीं करते हैं, ऑनलाइन ना ऑफलाइन, ये फ्राहम नहीं करते। बाकी आपकी क्यूरीज है, मैं एडमिन को जो है हैंड ओवर करता हूँ, वो उसका एड्रेस कर देंगे। डियर स्टूडेंट, सर ने आपको 10 मिनट्स की ब्रेक दी है। टिल देन इफ यू हैव एनी एडमिनिस्ट्रेशन रिगार्डिंग क्यूरी, आई एम हियर टू एड्रेस दैट। आप लोग मुझसे पूछ लें। लुबना आज के दिन कह रही हैं कोई और लेक्चर होगा? बच्चे लिमिटेड सीट्स हैं, जितनी जल्दी इनरोलमेंट करवा सकते हैं करवा लें। जैसे ही सीट्स फिलअप होंगी बैच की क्लोजिंग हो जाएगी। इफ यू हैव एनी एडमिनिस्ट्रेशन रिगार्डिंग क्यूरी, आई एम हियर टू एड्रेस दैट। आप लोग मुझसे अपनी इश्यूज डिस्कस कर लें। रबिया, आप मीटिंग में नहीं थी? आमना, आपको रिकॉर्डेड वीडियोस, हम लेक्चर्स रिकॉर्ड ही नहीं करते तो फिर कैसे मिलेंगे? वी डू नॉट रिकॉर्ड लेक्चर्स। Mavish, I don't know the exact date. रवि, अब आपका फिर मिस हो गया, सर का वेट करें, सर आते हैं तो उनसे कहिएगा।
लारे फी सबमिट करवानी है आपने प्रॉपर। आफ्टर दैट फिर आपकी इनरोलमेंट कंफर्म होगी। आमना, आई डोंट नो द एग्जैक्ट डेट। यू वेलकम लारीब। आमना, मैं रफली भी आपको नहीं बता सकती बच्चे, क्योंकि इसके बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं होता। ऑनलाइन और रेगुलर में वो बेटर ऑप्शन है जो बच्चे आपके लिए आसान है, आपके लिए जो फिजिबल है। या आपने किस आईडी से ज्वाइन किया हुआ है? 1IWC10। अब खुद को रीनेम करें बच्चे। नो, अब्दुल हफीज